जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों आज हो चुका है 28 फरवरी और सीआरपीएफ की शिफ्टों में आपसे क्या क्या पूछा गया, उन पर आधारित आपकी आने वाली शिफ्टों में आपके लिए क्या क्या पढ़कर जाना है, उसका एक सटीक विश्लेषण आज की क्लास में करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी आपकी आने वाली सारी शिफ्टों के लिए, सारी परीक्षाओं के लिए। क्लास को अंत तक देखिएगा, तभी आप यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान पाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। ये दोस्तों बच्चों ने सवाल भेजे हैं सारे के सारे। संतूर वादक थे, सरोद वादक थे, तबला वादक थे, सितार वादक थे। तो आपको याद करके रखना है अमजद अली खान, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था। ये दोस्तों सरोद वादक थे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस के माध्यम से आपको थोड़ी सी जानकारी और देते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए संतूर वादक, इनका दोस्तों क्या संबंध है। पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा। दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका किससे संबंध है। इनका संबंध है संतूर वादक। और दोस्तों एक है भजन सोपारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, नोट कर लें, भजन सोपारी। ये भी दोस्तों संतूर वादक ही हैं। बात करते हैं तबला वादक, तो आपको याद होगा जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। दोस्तों इनको अभी हाल ही में क्या मिला है, पद्म विभूषण पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है। आप सबको इसको भी आपको याद रखना है। बात करते हैं सितार वादक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, पंडित रविशंकर, पंडित रवि शंकर। इनका संबंध किससे। इनका संबंध है सितार वादक से। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए अली अकबर खान, इनका संबंध किससे, तो मैंने अभी आपको बताया है सरोद वादक हैं। इसको भी आप ध्यान में रखें। बात करते हैं दोस्तों, अगर प्रश्न पूछा जाए भीमसेन जोशी, कौन दोस्तों, भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से था, तो आपको नोट करके रखना है इनका संबंध था किराना घराना। कौन सा, किराना घराना, किराना घराना। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखें। बिस्मिल्लाह खान, ये किससे संबंधित थे, शहनाई वादक से संबंधित थे। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। और दोस्तों ये तबला वादक कौन है, जाकिर हुसैन। और दोस्तों अल्लाह रखा, इसको भी आप नोट करें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि भारत में किस प्रकार का मानसून पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, आज आपकी परीक्षा में पूछा गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, शीत। यहाँ पर दोस्तों शीतोष्ण मानसून होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, शीतोष्ण मानसून। बी और सी दोनों। अब दोस्तों ऑप्शन में क्या देखा रखा था वो वहाँ पर कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपके ऑप्शन में शीतोष्ण मानसून देखे रखा है तो भी आपका आंसर सही होगा। और उत्तर पूर्वी मानसून है, ये भी आपका आंसर सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून को ही शीतोष्ण मानसून कहते हैं। इसको आप याद करके रखें। भारत में किस प्रकार का मानसून पाया जाता है, शीतोष्ण मानसून, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आपको याद रखना दक्षिण पश्चिम मानसून। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से मूल अधिकार नहीं है। दोस्तों ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट था और दोस्तों कल ही हमने इसको डिस्कस किया था। आज आपकी परीक्षा में हूबहू पूछा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो दोस्तों आपको याद में रखना है कौन सा मूल अधिकार नहीं है। ये दोस्तों संपत्ति का अधिकार। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये कैसा अधिकार है, ये एक विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है, विधिक। ये विधिक अधिकार है। आपको दोस्तों याद होगा 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कब का है, 1978 का है। इसमें दोस्तों क्या बोला गया था कि जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कहाँ डाल दिया गया था, विधिक अधिकार में। 44वां संविधान संशोधन 1978। और दोस्तों संपत्ति का अधिकार किसमें, आर्टिकल 300A। इसको भी आप नोट करें, आपकी आने वाली शिफ्टों में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों उपचारों का अधिकार यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 32 में है, आपको याद होगा। और इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा। और इसी अनुच्छेद के तहत अगर मूल अधिकारों का
मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? या अनुच्छेद 32 के तहत ही करता है। बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये किसमें? अनुच्छेद 25 में है, इसको भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब आप कमेंट करके बताएं उपाधियों का अंत, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि दिल्ली पर निम्नलिखित में से किसने शासन नहीं किया था। वहां पर दोस्तों 4 वंशों के नाम देके रखे होते, उनमें से एक वंश का नाम था जो दिल्ली पर शासन नहीं किया था। अब ऑप्शन में क्या था वो दोस्तों कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ आपको याद रखना दिल्ली पर कौन कौन से वंशों ने शासन किया था। दोस्तों आपको पता है दिल्ली पर किसने किसने शासन किया है? गुलाम वंश ने किया है, खिलजी वंश ने किया है, तुगलक वंश ने किया है, लेकिन दोस्तों प्रतिहार वंश इन्होंने नहीं किया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों वहां पर जो ऑप्शन में होगा उसको आपको करेक्ट करना है। दोस्तों दिल्ली पर किसने किसने शासन किया था तो आपको पता होना चाहिए। गुलाम वंश, गुलाम वंश ने शासक दोस्तों कब से कब तक किया था? 1206 से और 1290 तक, ये दोस्तों गुलाम वंश की शासनकाल है। इसके अलावा खिलजी वंश, इसका शासनकाल कब से था? 1290 से 1320 तक था। ये दोस्तों किसका था? खिलजी वंश का। तुगलक वंश ने दोस्तों कब तक शासन किया था? 1320 से कब तक किया था? 1414 है। ये सब डेटे आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इसके बाद दोस्तों क्या आता है? सैयद वंश। सैयद वंश, और सैयद वंश ने दोस्तों शासन कब से कब तक किया था? 1414 से 1451 तक किया था। इसके बाद लास्ट कौन आता है? लोधी वंश, और लोधी वंश का शासनकाल कब तक रहा? 1451 से 1526। इसको भी आप नोट कर लें। ये सब सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि कब हुई? वर्ष 1948, वर्ष 1950, वर्ष 1952, वर्ष 1956। तो आपको नोट करके रखना है भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि कब हुई थी? ये वर्ष 1950 में हुई थी। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों कुछ सवाल ऐसे सवाल हैं जिनका कोई सिर पर नहीं है, कहीं से भी उठाकर पूछ लिए गए हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि अनंगपाल तोमर का कार्यकाल कितना था? ये 636 से 1554 ईस्वी, 840 से 940, 1556 से 1330 या 1191 से 1193। तो आपको याद रखना है जो अनंगपाल तोमर यानी कि तोमर वंश है, ये दोस्तों इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 736 से 554 ईस्वी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों ये दोस्तों 1192 से 1193 ये दोस्तों अंतिम शासक थे। अंतिम शासक का दोस्तों शासनकाल कब तक का था? 1192 से 1193। अब वो कौन थे? इसका जवाब जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। दिल्ली सल्तनत पर दोस्तों पहली बार दोस्तों कौन थे राज्य किया था? किन्होंने? अनंगपाल तोमर। इसको भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। क्लास को अटेंड करें, लास्ट में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों प्रश्न पूछा गया कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का भौतिक क्षेत्र नहीं है, यानी कि दोस्तों भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से भारत का भौतिक क्षेत्र कौन सा नहीं है? यह सवाल पूछा गया है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या थार का मरुस्थल। आपको नोट करके रखना है भौगोलिक दृष्टि से भारत के कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है 6 हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये दोस्तों भारत का भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। अब वो कौन कौन से हैं आपको नोट करने हैं। कौन कौन से हैं? हिमालय का पर्वतीय प्रदेश एक ये हो गया, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। इसके अलावा भारतीय मरुभूमि, भारतीय मरुभूमि, और इसके अलावा आपसे पूछा जाए समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान, और इसके अलावा द्वीप समूह। दोस्तों अगर इन
6 के अलावा कोई भी ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका गलत होगा, यानी कि आपका सही जवाब वही ऑप्शन होने वाला है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुभूमि या समुद्र तटीय मैदान या द्वीप समूह। अगर इन 6 के अलावा कोई भी ऑप्शन में दे रखा होगा वही आपका सही आंसर होगा। वहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा था उसका कन्फर्मेशन नहीं है, आप ये 6 याद रखिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि लावड़ी नृत्य के कुल कितने प्रकार हैं। आपसे यह सवाल नहीं पूछा गया कि लावड़ी कहाँ का नृत्य है। सबको पता है लावड़ी और तमाशा कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा गया कि लावड़ी नृत्य के कुल कितने प्रकार हैं। बहुत डीप जाकर सवाल पूछा है, तो आपको याद रखना है इसके 2 प्रकार हैं। कितने? 2। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और वो 2 प्रकार कौन कौन से? निर्गुणी, एक तो हो गया निर्गुणी और एक हो गया श्रृंगारी करके एक है। क्या है? श्रृंगारी। श्रृंगारी, इसको भी आप नोट कर लें, ये सवाल आ सकता है आने वाली शिफ्टों में। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं, काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 अभी दोस्तों हाल ही में इसका आयोजन हुआ है। ये किस राज्य से संबंधित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना कब तक के लिए बढ़ा दी गई है। मार्च 2023, मार्च 2024, मार्च 2025, मार्च 2026। दोस्तों आपको याद करके रखना है, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना इसको कब तक बढ़ा दिया गया? मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको नोट करा रहा हूँ, इनको आप नोट करें। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन, शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन, शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? 2070 तक का रखा गया है। सिकल सेल एनीमिया, दोस्तों अभी हाल ही में बजट पेश किया गया था, उसके अंदर क्या कहा गया था? सिकल सेल एनीमिया, इसका दोस्तों लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047 तक रखा गया है। इसको भी आप याद कर लें। अब आप कमेंट करके बताएं जो नया बजट पेश किया गया है उसके अंदर कितनी प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों मिलेट के लिए उत्कृष्टता केंद्र, इसकी स्थापना कहां पर होगी? हैदराबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मिलेट के लिए यानी कि दोस्तों जो अनाज है, मिलेट वर्ष कब घोषित किया गया? 2023 को। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए मिलेट के लिए उत्कृष्टता केंद्र, इसका दोस्तों कहां पर इसका उत्कृष्टता केंद्र बनेगा? हैदराबाद में। इसको आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कथकली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल। कथकली और मोहिनी अट्टम, इनका संबंध कहाँ से? केरल से। इसको भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अपने अगले सवाल को लेकर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। बहुत ही डीप सवाल पूछा गया है आपकी परीक्षा में। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 है। दोस्तों आपको याद रखना है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 20। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में हम आपको बताते हैं। अनुच्छेद 21, इसमें क्या लिखा हुआ है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको आप याद रखें। आपकी आने वाली शिफ्टों में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 23 और 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपकी परीक्षा में। अनुच्छेद 23, इसमें दोस्तों क्या कहा गया है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक, बलात् श्रम, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 23 है। इसके अलावा अनुच्छेद 24 है, इसमें दोस्तों कहा गया है कि कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बाल श्रम का निषेध, यानी कि अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से कम उम्र का है तो उसके लिए कारखानों में उससे काम नहीं कराया जाएगा। इसका दोस्तों निषेध किसके अंदर दिया गया? अनुच्छेद 24। इसको आप याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया। दोस्तों सवाल वहां पर यह पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब हुई है। मैं दोनों सवाल आपको बताने वाला हूं। राज्य पुनर्गठन आयोग, इससे संबंधित अधिनियम कब का है, तो आपको याद रखना है 1956 का अधिनियम है। और दोस्तों आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था, इसकी स्थापना कब हुई है, तो आपको याद रखना है 1953। इसको भी आप नोट करें। दोस्तों ये पॉलिटी के आज 3 से 4 सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं पॉलिटी के, यानी कि पॉलिटी भी आपसे बहुत डीप जाकर पूछी जा रही है, सरल सवालों को आपसे नहीं पूछा जा रहा है। 1978 आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था 44वां संविधान संशोधन कब का है, 1978 का है। दोस्तों 1976 इसको क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, इसको भी आप नोट करके रखें। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे मूल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन। इसके अलावा 1993 इसमें क्या हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, इसको लागू कब किया गया था, 1993 में। और दोस्तों इसका अधिनियम कब का है, 1992। कमेंट करके बताएं पंचायती राज दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। 1526, 1527, 1528, 1761। ये चारों डेटें अति महत्वपूर्ण हैं, हम चारों डेटों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों चंदेरी का युद्ध ये किस वर्ष हुआ था, तो आपको नोट करके रखना है, ये हुआ था 1528 में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं दोस्तों किसके किसके बीच में हुआ था, ये महत्वपूर्ण रहेगा। मेदिनी राय और बाबर, मेदिनी राय एंड बाबर, इनके बीच में हुआ था चंदेरी का युद्ध, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों मैंने आपको नोट कराया था 1526 क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526। 1556 को क्या हुआ था, 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध। और दोस्तों 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। इसके अलावा 1527 इसको दोस्तों क्या हुआ था, तो आपको मैंने नोट कराया था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो आपको नोट करना है 1527 से। दोस्तों कमेंट करके बताएं तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री के कुछ लल्लन टॉप सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, बेलगाम अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन। ये चारों डेटें अति महत्वपूर्ण रहेंगी आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों क्रिप्स मिशन इसकी असफलता के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था, तो आपको याद करके रखना है भारत छोड़ो आंदोलन। और ये कब का है, वर्ष 1942 का है, 9 अगस्त 1942। पूरी डेट आप याद करके रखें, ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। बेलगाम अधिवेशन एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। अब कब का है, 1924 का है बेलगाम अधिवेशन। और ये बेलगाम स्थान कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। इसको भी आप याद करके रखें, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा लाहौर अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कब का है, 1929 का है लाहौर अधिवेशन। और इसी अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो आपको याद करके रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अब दोस्तों बात करते कानपुर अधिवेशन, ये कब का है, 1925 इसका है कानपुर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरोजिनी नायडू जी ने की थी। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों 1925 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख और है, इसको आप ध्यान में रखें। क्या हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती, 1925, 9 अगस्त 1925 पूरी डेट याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि जागोई और चोलम नृत्य का संबंध किस राज्य से है। नागालैंड, मणिपुर, महाराष्ट्र, झारखंड। दोस्तों आपको याद करके रखना है जागोई और चोलम नृत्य, इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध है मणिपुर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों मणिपुर की बात आई है तो आपको मणिपुर से एक याद रखना है थांगटा। क्या चीज़ है, थांगटा। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि थांगटा कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो आपको याद रखना है ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। इसके अलावा दोस्तों नागालैंड, नागालैंड में आपको क्या याद रखना है, चोंग। चोंग, चोंग का संबंध किससे है, नागालैंड से है। दोस्तों महाराष्ट्र में क्या मनाते हैं, लावनी तमाशा। और एक दोस्तों आपको याद होगा बोहदा, बोहदा का संबंध किससे है, महाराष्ट्र है। झारखंड के लिए दोस्तों क्या क्या याद रखना, कर्मा। ये सब मैंने दोस्तों आपको कई बार नोट कराए हैं, कर्मा, सरहुल। और एक है छऊ।
इन सब दोस्तों नृत्यों को आप याद रखें, ये सब राज्य से उनसे संबंधित नृत्य आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। अब आप कमेंट करके बताएं दोस्तों, राजा रेड्डी इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? राजा रेड्डी या कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, लाडली लक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों ये योजना मैंने कई बार आपको नोट कराई थी, आज आपकी परीक्षा में पूछी गई है। दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आपको याद करके रखना है मध्य प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हम आपको नोट कराते हैं, इनको आप नोट करके रखें। छत्तीसगढ़, इसकी दोस्तों एक बहुत ही फेमस योजना है कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना, ये कहाँ की योजना है? तो आपको याद रखना है ये छत्तीसगढ़ की योजना है। इसके अलावा गुजरात की दोस्तों एक योजना है सीमा दर्शन योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सीमा दर्शन योजना कहाँ की है? गुजरात की है। हरियाणा की दोस्तों एक योजना ई अधिगम योजना। ई अधिगम योजना कहाँ की है? हरियाणा की। और एक योजना दोस्तों यहाँ की खेल नर्सरी योजना। खेल नर्सरी योजना, ये दोस्तों योजनाएं कहाँ की हैं? हरियाणा की। दोस्तों कर्नाटक की एक बहुत ही फेमस योजना है, कौन सी? काशी रथ यात्रा। इसको भी आप याद करें, ये सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब आप कमेंट करके बताएं, एक विधायक एक पेंशन योजना किस राज्य की योजना है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। दोस्तों आज की सारी शिफ्टों में सवाल बहुत ही टफ लेवल के पूछे गए थे। दोस्तों आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं इस क्लास के अंदर। वो दोस्तों जानकारी यह है, आप करंट अफेयर्स, हिंदी और रीजनिंग और मैथ, इन सब पोर्शन पर आप खास तौर से ध्यान देकर जाइए आप अपनी परीक्षा में, क्योंकि दोस्तों जो जीके जीएस का जो लेवल है वो प्रश्न कहीं से भी आपसे पूछे जा रहे हैं। आप इन 4 पोर्शन पर अच्छे से पकड़ बनाइएगा। ये करंट अफेयर आपसे 2 से 3 महीने पुरानी करंट अफेयर पूछी जा रही है, जिनका भी अब अगली शिफ्टों में एग्जाम है, वो इन 4 विषयों पर अच्छी से पकड़ बनाकर जाएँ। 100% यहाँ से सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों जिस हिसाब से यहाँ पर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं तो आपकी कट ऑफ कम रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों सभी शिफ्टों में सवाल जो है काफ़ी टफ लेवल के पूछे गए हैं। तो आपकी कट ऑफ दोस्तों ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी कट ऑफ कम ही जाएगी, इसको आप मान के चलें। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।